एक समय की बात है। मंसूरी नगर नाम के एक राज्य पर दीपक चंद नाम के राजा का राज हुआ करता था। राजा दीपक चंद के एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी सुलोचना। राजकुमारी सुलोचना शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बड़ी ही नेक दिल राजकुमारी थी। सुलोचना की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। महाराज जल्द से जल्द उसकी शादी किसी अच्छे युवराज से कर देना चाहते थे। इसके लिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि राजकुमारी की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि अपने पिता होने के कर्तव्य को वह पूरा कर सके। महाराज दीपक चंद एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। दीपक चंद के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री भी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था जिसका नाम था धर्मराज। मंत्री धर्मराज राजा के अन्य मंत्रियों की तरह नहीं था। मंत्री धर्मराज बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। राजकुमारी सुलोचना की सुंदरता पर वह मोहित हो चुका था। वो चाहता था कि महाराज अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दें ताकि उसे राजकुमारी के साथ साथ राजगद्दी भी मिल जाए। मंत्री धर्मराज उम्र राजगद्दी भी मिल जाए। मंत्री धर्मराज उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। धर्मराज ने ये बात भी अभी तक किसी से नहीं कही थी कि वो राजकुमारी सुलोचना से शादी करना चाहता है। एक दिन की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मंत्री धर्मराज ने सोचा कि जब ये बारिश थम जाएगी तो वो महाराज से मिलने के लिए उनके महल में जाएगा और उनसे प्रार्थना करेगा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। जब बारिश थम गई तो मंत्री धर्मराज खूब बन ठन कर अपने घर से निकला। वो राजा दीपक चंद के महल की तरफ चल दिया। महाराज अपने कमरे की खिड़की से महल के बगीचे की रौनक देख रहे थे। बारिश के कारण सभी पौधे साफ सुथरे और चमकते हुए नजर आ रहे थे। ये सारा नजारा देखकर महाराज दीपक चंद मंत्र मुग्ध हो रहे थे। जब मंत्री धर्मराज महाराज के कमरे में आया तो उसे देखकर राजा दीपक चंद बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने लगे, आओ मंत्री जी आओ, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मंत्री धर्मराज जी ने जब महाराज को इतना खुशगवार देखा तो मन ही मन में वह भी बहुत ही खुश होने लगा। मंत्री धर्मराज के मन में ये उम्मीद जाग उठी कि महाराज जो इस समय इतना खुश है, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो जाएंगे। मन ही मन में मंत्री धर्मराज मुस्कुरा रहा था। तब राजा दीपक चंद उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, मंत्री धर्मराज जी, हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है। हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। मंत्री अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहने लगा, महाराज आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। लड़कियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं। उन्हें जितनी जल्दी हो सके विदा कर देना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल के जमाने में
अच्छे लड़कों की कितनी कमी है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। राजा दीपक चंद ने अपने मंत्री की पूरी बात भी नहीं सुनी और कहने लगे, मंत्री जी, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आप राजकुमारी सुलोचना के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। हम आपकी वफादारी से बहुत ही खुश हैं। इस खुशी में हम ये अपना कीमती हार आपको इनाम में देते हैं। ये कहते हुए राजा दीपक चंद ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला में निकालकर मंत्री धर्मराज को दे दी और फिर आगे कहने लगे, हमने खुद भी राजकुमारी सुलोचना के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है और वो लड़का हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा है। वो आजकल हमारे यहाँ पर आया हुआ है। वो हमारा मेहमान है। युवराज और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए हैं। हमने ये फैसला किया है कि बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। और फिर राजा दीपक चांद ने बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वह दोनों महल के बगीचे में टहल रहे हैं। मंत्री धर्मराज ने जब ये सारा किस्सा सुना तो उसके सारे सपने टूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले राजा दीपक चांद को घूरने लगा। राजा दीपक चंद ने मंत्री धर्मराज की ऐसी हालत देखी तो कहने लगे, मंत्री धर्मराज जी, हमें मालूम है कि आप सुलोचना को अपनी बेटी की तरह से प्यार करते हैं। आपकी ऐसी हालत देखकर हम समझ गए कि आप राजकुमारी सुलोचना के ससुराल चले जाने की बात से कितना दुखी हो गए हैं। मैं भी जब ऐसा सोचता हूं कि राजकुमारी सुलोचना मुझसे बिछड़कर अपने ससुराल चली जाएगी तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये कहते कहते राजा दीपक चंद की आंख में भी आंसू छलक आए। थोड़ी ही देर के बाद मंत्री धर्मराज महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। मंत्री धर्मराज को इस बात का बहुत ही दुख था कि राजकुमारी सुलोचना की शादी उसके साथ ना होकर किसी दूसरे युवराज के साथ हो रही है, क्योंकि मंत्री धर्मराज एक बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। तो उसने मन ही मन में ये विचार बनाया कि क्यों ना राजा दीपक चंद की हत्या कर दी जाए। अगर वो ऐसा कर पाया तो उसे राजगद्दी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ राजकुमारी सुलोचना से उसकी शादी भी हो जाएगी। उस रात मंत्री धर्मराज को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो महाराज की हत्या करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने मन ही मन में एक योजना बना ली। मंत्री धर्मराज ने सोचा कि वो राजा के रसोइयों को अपने साथ मिलाकर राजा के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और महाराज के मरते ही वो राजगद्दी संभाल लेगा। इसके बाद पूरे राज्य की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी। तो राजकुमारी सुलोचना से शादी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह से पूरी योजना बनाने के बाद वो आराम से सो गया। अगले दिन राजमहल में
महाराज महारानी राजकुमारी सुलोचना और राजकुमार सुंदर, जो कि सुलोचना का मंगेतर था, जब खाना खाने के लिए बैठे तब महाराज के चेहरे पर चिंता और परेशानी की झलक देखकर महारानी ने ये अंदाजा लगा लिया कि अवश्य ही राजा दीपक चंद किसी गहरी परेशानी में है। रानी ने कहा, महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। अगर आप उचित समझे तो अपनी समस्या के बारे में हमें बता सकते हैं। महाराज दीपक चंद ने कहा, रानी आपने बिल्कुल ठीक समझा। सचमुच मैं बहुत ही परेशानी में हूं और मेरी परेशानी का कारण ये है कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं एक जंगल में शिकार खेलने गया। जब मैं शिकार खेलते खेलते थक गया तो मैं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। वहां बैठे हुए मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक काले रंग का सांप बड़ी ही तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पांव को डसकर अपने बिल में जा घुसा। भय और डर के कारण मेरा बुरा हाल हो गया था। महाराज दीपक चंद के सपने के बारे में सुनकर रानी भी अब चिंतित हो गई थी। कुछ देर के बाद रानी ने राज ज्योतिष को अपने महल में बुलवाकर उन्हें महाराज के सपने के बारे में बताया और फिर इस सपने का मतलब जानना चाहा। राज ज्योतिष, जो पिछले कई सालों से महाराज के दरबार में काम करता था, उसकी ज्योतिष विद्या पर महाराज दीपक चंद को भी पूरा विश्वास था। राज ज्योतिष ने बड़े ही ध्यान से महाराज का पूरा सपना सुना और फिर अपने साथ लाई हुई पोथियां खोलकर उनमें कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। राजा रानी राजकुमारी सुलोचना और राजकुमार सुंदर सब के सब दम साधे हुए ज्योतिषी को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद ज्योतिषी ने अपना सारा हिसाब किताब लगाया और वो रानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, रानी जी, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राजा दीपक चंद की उम्र लंबी हो, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या से मैंने ये पता लगाया है कि महाराज दीपक चंद का कोई दुश्मन पैदा हो गया है जो किसी भी कीमत पर महाराज दीपक चंद की हत्या करना चाहता है। राजा ने अपने सपने में जो काला सांप देखा था वो इसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या से केवल इतना ही पता लगा पाया हूं। मैं उस दुश्मन का नाम नहीं पता लगा पाया, फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अगर इस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वो अपनी बेईमानी और मक्कारी से अवश्य ही राजा का कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। ज्योतिष की बात सुनकर रानी के होश उड़ गए। महाराज दीपक चंद स्वयं भी बहुत ही दुखी हो गए। राजकुमारी सुलोचना की आंखों से तो डब डब आंसू बहने लगे। राजकुमार सुंदर ने जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो उनसे कहने लगा, राजकुमारी सुलोचना, आप बिल्कुल भी दुखी मत हो। जब तक मैं जिंदा हूं महाराज दीपक चंद का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूं कि महाराज के दुश्मनों को
मैं बहुत जल्दी पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दूंगा। राजकुमार सुंदर की बात सुनकर सुलोचना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजा और रानी ने भी अब चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमार सुंदर इस दुश्मन को पकड़ने में अवश्य ही सफल हो जाएगा। राजा वहां से उठकर राज दरबार में चले गए, क्योंकि राज दरबार की कार्यवाही का समय हो चुका था। रानी भी अपने बाकी के कामों में लग गई, जबकि राजकुमारी सुलोचना की कुछ सहेलियां वहां पर आई और वो उनसे बातें करने लगी। राजकुमार सुंदर कुछ सोचने में व्यस्त था कि अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आ गया। वो कमरे से निकलकर शाही बगीचे में आ गया। उसने देखा कि आम के पेड़ पर एक तोता पका हुआ आम खाने में लगा हुआ था। राजकुमार सुंदर छुपते छिपाते पेड़ पर चढ़ा और बड़ी ही फुर्ती से उसने तोते को पकड़ लिया। उसने तोते को एक बहुत ही सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। राजकुमार सुंदर तोते का पिंजरा लेकर राज दरबार में जा पहुंचा। राजा राज दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे। बाकी सभी दरबारी भी महाराज से विचार विमर्श कर रहे थे। जब राजकुमार सुंदर तोते को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने एक जादुई तोता आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है। आप इस उपहार को स्वीकार कर लें। ये तोता आपको हर पूर्णिमा की रात को आपके दुश्मनों के नाम बताकर आपको सावधान किया करेगा। अब क्योंकि कल पूर्णिमा की रात है, तो तोता कल रात जिस भी व्यक्ति का नाम लेगा तो समझ जाइएगा कि वो आपकी जान का दुश्मन है। राजा दीपक चंद समझ चुके थे कि राजकुमार सुंदर उनके दुश्मन को पकड़ना चाहता है। महाराज ने वो पिंजरा अपने पास रख लिया। दरबार में मौजूद सभी लोग इतना बेहतरीन और जादुई तोता देखकर वाह वाह करने लगे। मगर मंत्री धर्मराज की हालत खराब हो रही थी। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वही तो राजा दीपक चंद का दुश्मन था। इसीलिए वह इस झूठ मूठ के जादुई तोते से भयभीत होने लगा। राज दरबार की कार्यवाही पूरी होने के बाद राजा ने वो तोते का पिंजरा शाही बाग में आम के पेड़ पर लटका दिया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन राजा रानी सुंदर राज और राजकुमारी की आंखों में नींद कहां पर थी, क्योंकि वे लोग तो राजा के असली दुश्मन को देखना चाहते थे। वे सभी एक कमरे में छुप गए और वहां से बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री धर्मराज बगीचे की दीवार फांदकर अंदर आ घुसा और तोते के पिंजरे को पेड़ से उतारने लगा। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था। मंत्री धर्मराज ने सोचा था कि वह तोते का खात्मा कर देगा, ताकि तोता राजा के सामने उसका नाम ना ले सके। मगर जैसे ही मंत्री धर्मराज ने तोते का पिंजरा खोला, वैसे ही राजा रानी राजकुमारी सुलोचना और सुंदर राज कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए। राजकुमार सुंदर ने कहा, महाराज, आपका दुश्मन अब आपके सामने है।
वो पकड़ा जा चुका है। यही वो आदमी है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। राजा की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई, जबकि मंत्री धर्मराज डर के मारे थर-थर कांप रहा था। राजा ने उसी समय अपने सिपाहियों को बुलवाकर मंत्री धर्मराज को गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री धर्मराज ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस अपराध की वजह से उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया गया। राजा रानी राजकुमार सुंदर राज की बुद्धिमानी और होशियारी से बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के बाद सुंदर और राजकुमारी सुलोचना की धूमधाम से शादी कर दी गई और वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। एक बार की बात है, शिमला नगर में राजा अजय सिंह राज था। वो बहुत ही निर्दय था। वह लोगों को बहुत ही सताता था। लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता राजा वो करता। अपने वहम और मन मर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि ये आदमी ठीक नहीं है, वो या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी का तो सारा परिवार ही कोलू में पिलवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी। एक दिन परमात्मा की इच्छा हुई। राजा अजय सिंह सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा अजय सिंह ने देखा कि पूर्व दिशा 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा अजय सिंह क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज में बोला, यहां पर है परंतु वहां पर नहीं। दूसरा हंस कहने लगा, वहां पर है परंतु यहां नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा अजय सिंह उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस उड़ गए। राजा अजय सिंह अपने महल में आया, परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा अजय सिंह ने तुरंत अपने मुनीम को बुलवा भेजा। मुनीम दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए राजन, मेरे लिए क्या आदेश है। अजय सिंह बहुत ही परेशान था। उसने मुनीम को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने ये बातें कही और उड़ गए। राजा अजय सिंह ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ है। वो मुनीम भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह राजा अजय सिंह को क्या बताए। मुनीम कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, राजन, इसके अर्थ का पता तो
केवल ज्योतिष जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही ज्योतिष को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूं। ये कहकर मुनीम ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। ज्योतिष जी को बुलाया गया। मुनीम ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार से बताया जो राजा अजय सिंह के साथ घटित हुई थी। ज्योतिष जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताएं कि इन बातों का क्या अर्थ है। सारा कुछ स्पष्ट से बताएं कि क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे। ज्योतिष जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए, परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्होंने डरते डरते राजा अजय सिंह से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा अजय सिंह ने ज्योतिष को कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे देता हूं। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ज्योतिष जी चिंता में पड़कर घर लौट कर आए। ज्योतिष की पत्नी ने पूछा तो ज्योतिष ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी ये सुनकर दुखी हो गई। 4-5 दिन ज्योतिष जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वो इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगे। समय बीता। 27 दिन यूं ही बीत गए, परंतु ज्योतिष को कोई सुराग ना मिला। थके हारे एक रात ज्योतिष जी एक बूढ़ी मां के घर पर रुक गए। बूढ़ी मां अकेली थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बूढ़ी मां ने ज्योतिष जी को उदास और परेशान सा देखा तो पूछा, ज्योतिष जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? ज्योतिष जी ने उस बूढ़ी मां को सारी बात बताई। ज्योतिष जी की बात सुनकर बूढ़ी मां जोर का ठेका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे ज्योतिष जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं। कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा अजय सिंह के पास। मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। ज्योतिष ने हैरान होकर पूछा, सचमुच क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बूढ़ी मां ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सच। मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी। दूसरे दिन वह बूढ़ी और ज्योतिष जी चल पड़े। बूढ़ी मां के घर के पास ही एक वैश्या रहती थी। बूढ़ी मां ने उस वैश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बूढ़ी मां के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस साहूकार रहता था। बूढ़ी मां ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस साहूकार बूढ़ी मां की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और व्यापारी रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बूढ़ी मां के निवेदन करने पर वह व्यापारी भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे
कि सामने से एक पंडित आता हुआ दिखाई दिया। दयालु व्यापारी ने जब उस पंडित को देखा तो कुछ पैसे उस पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बूढ़ी मां ने पंडित से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। पंडित बड़ी खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा अजय सिंह के महल की तरफ चल पड़ा। अब ज्योतिष, बूढ़ी मां, दयालु व्यापारी, कंजूस साहूकार, वैश्या और पंडित, यह सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। जब वे सभी दरबार में पहुंचे, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा अजय सिंह के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो ज्योतिष बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित ज्योतिष को सूली पर चढ़ा देगा। राजा अजय सिंह दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अजय सिंह अपने सिंहासन पर बैठ गया तो मुनीम को आदेश दिया कि ज्योतिष को पेश किया जाए। पंडित जी उनके साथ वह बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा अजय सिंह ने पंडित से पूछा, मैं मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? ज्योतिष ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब ये बूढ़ी मां देगी। राजा अजय सिंह ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहां है परंतु वहां नहीं। बूढ़ी मां ने अपने साथ आई हुई उस वेश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये वेश्या है। ये बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी ये अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका ये धन यहां पर तो है परंतु वहां नहीं है। राजा अजय सिंह उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। राजा अजय सिंह ने दूसरा सवाल किया, वहां है परंतु यहां नहीं है। बूढ़ी ने पंडित को उठाया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये ऋषि है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धान्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। धन के चक्कर में ये नहीं पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा। इसीलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे परलोक में मिलेगा। इसीलिए यह वहां पर है परंतु यहां पर नहीं है। राजा अजय सिंह मुस्कुराया और कहने लगा कि अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूं। अच्छा तो ये बताओ, यहां पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बूढ़ी मां ने कंजूस साहूकार को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज इसका उत्तर ये साहूकार है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इसके पास बहुत धन है परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता। बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है। इसीलिए ना यहाँ पर है और ना वहां पर। अब राजा अजय सिंह ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा इसका अर्थ बताओ कि यहां पर भी है
और वहां पर भी है। इस बार बूढ़ी माँ ने दयालु व्यापारी को आगे कर दिया। आपके इस प्रश्न का उत्तर ये व्यापारी है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है। यह बड़ा ही दयालु है, धर्म परायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है, जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए यह यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा अजय सिंह की आंखें खुल गई। राजा अजय सिंह ने खुश होकर बूढ़ी माँ को बहुत ही धन दिया और साथ ही साथ ज्योतिष जी की भी खूब तारीफ की। इस घटना का राजा अजय सिंह के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वह बहुत ही दयालु, दान पुण्य के कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था। अब वह दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई।